कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट। तो तब तक बाकी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या मतलब कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट से आपको क्या समझ आता है? Ma'am, it's a kind of alternate way to inform, like it's a different way of FIR through which we can inform to the such thing has happened and offense has been done. So it's a way to inform them and get a relief. बिल्कुल। देखिए, ज़्यादातर जब हम मजिस्ट्रेट के पास जब कंप्लेंट करते हैं, सबसे पहले तो आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाते हो। एज़ अ लेमैन अगर क्राइम वहीं होता है, तो व्हाट इज़ योर फर्स्ट एक्शन? व्हाट विल बी योर फर्स्ट एक्शन? आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेमैन, ही विल नॉट डायरेक्टली अप्रोच द मजिस्ट्रेट। व्हाट ही विल डू? He will go for FIR first of all. एब्सोल्युटली। तो पहले जो है मजिस्ट्रेट के जाने से पहले देयर इज़ अ प्रोसीजर जो सीआरपीसी में बताया गया है। सीआरपीसी में जो है एज़ पर प्रोसीजर 154 सीआरपीसी सेज दैट आपको जो है यू हैव टू अप्रोच टू योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, राइट? जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे एफआईआर के लिए जाना है। जो ऑफिसर इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन का, आपको वहाँ पे एफआईआर रजिस्टर्ड करानी है। वहाँ पे भी अगर आपको डिनाई कर दिया जाता है, देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट ऑप्शन? Then we can approach to the SP. बिल्कुल, एसपी और जो भी सिस्टम रहता है, कईयों के वहाँ कमिश्नर होते हैं। अब मेट्रो सिटीज़ में 2 जो तरह के वो हैं, तो अ, आप जो हायर पुलिस ऑफिसर रैंक का जो ऑफिसर है, ही मे बी द एसपी, ही मे बी द एसएसपी और द कमिश्नर ऑफ पुलिस, आप वहाँ पे अप्रोच करेंगे। वो जो आप अप्रोच करेंगे, देखिए मैं अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थोड़ा-सा आपको इसी आपके लेक्चर के तहत ही बताना चाहूँगी। जस्ट अ मिनट, मेरे को एक पंखा बंद करने दीजिए। ओके, सो देखिए, सबसे पहले तो आप जब एसपी इसको एसएचओ को कंप्लेन करते हैं, उसके बाद आप एसपी को करते हैं अंडर सेक्शन 154 क्लॉज 3 सीआरपीसी। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप इस तरह से प्रोसीजर रेमेडीज एग्जॉस्ट कर रहे हैं सीआरपीसी में, 156 क्लॉज 3 सीआरपीसी में जो आप एप्लीकेशन लगाएंगे, वो लगाएंगे आप मजिस्ट्रेट के पास, जब आपकी रिफ्यूज कर देता है पुलिस वाला, एसएचओ भी और एसएसपी भी। लेकिन आप एक चीज जरूर मेंशन करें, जब आप 156 क्लॉज 3 सीआरपीसी में कोई भी एप्लीकेशन लगा रहे हैं, तो वहां पे प्लीज आप ये 156(3) में आपको, क्योंकि अनेक्स्चर के तौर पे दोनों एप्लीकेशन आपको अटैच करनी पड़ेंगी। जैसे आपने मजिस्ट्रेट आपका फॉर एग्जांपल नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट है, आपने उसको एप्लीकेशन दी कि मैंने एज पर प्रोसीजर आई हैव अप्लाइड टू, आई हैव go before the SHO concerned and then the SSP concerned under this section, but they have not registered my FIR. Then you have to शुभम, आपका क्वेश्चन लेते हैं, बस 1 मिनट दीजिए। आपको वहां पे क्या करना है कि वहां पे आपको अनेक्स्चर के तौर पे 154 जो एसएचओ को एप्लीकेशन दी है वो भी लगानी है एज एन एक्सटर, और 154 क्लॉज 3 में जो आपने एसएसपी को दी है वो भी लगानी है। तभी आपकी रेमेडी एग्जॉस्ट मानी जाएगी। अदरवाइज इसी ग्राउंड के बेसिस पे मजिस्ट्रेट आपका जो है कंप्लेंट डिसमिस कर सकता है। हाँ जी शुभम, आप पूछिए। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो यस यू आर। मैम, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि आपने अभी कहा कि आपको रेमेडीज एक्सप्लोर करनी है, तो मैम पुलिस के पास जाना जरूरी है? एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस क्या मैं डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट को अप्रोच नहीं कर सकता और वो कॉग्निजेंस लेके फिर से या तो मतलब वो फिर पुलिस को डायरेक्ट करेंगे 156(3) में, या फिर कॉग्निजेंस लेने के बाद 202 में, तो इस प्रोसेस इशू करने से पहले फिर वो इंक्वायरी के लिए या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को डायरेक्ट कर सकते हैं सेक्शन 202 में? तो मेरा बिल्कुल। क्वेश्चन ये है कि हाँ जी प्लीज। जो कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट जो हमारा आज का शायद टॉपिक है, उसमें सेक्शन वो जो हम लोग कॉन्ग्रेजेंस लेने के लिए पढ़ रहे, तो मेरा छोटा सा क्वेश्चन कि क्या हमें पहले पुलिस के पास जाना जरूरी है या फिर हम डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट को भी अप्रोच कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द ऑफेंस, वेदर इट इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल? देखिए शुभम, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत बच्चों को जो है क्लैरिटी नहीं होती है। दे ऑलवेज थिंक कि आपको रेमेडीज एग्जॉस्ट करनी ही पड़ेगी। हम जो आज कंप्लेंट पढ़ रहे हैं, देखिए 2 तरह से आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। पहला, ये जो रेमेडीज एग्जॉस्ट करने की अभी तक बात हो रही थी,
दैट इज बिफोर SHO, देन SSP, देन द मैजिस्ट्रेट। लेकिन आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अ प्राइवेट कंप्लेंट। You don't need to approach to your SHO or SSP. You can directly approach to your magistrate and वहां पे आपने 200 की, जिसे हम कोर्ट की लैंग्वेज में कहें तो प्राइवेट कंप्लेंट भी कहते हैं, आपने सिंपल कंप्लेंट फाइल करनी है। मैजिस्ट्रेट उसमें कॉग्निजेंस लेगा। अब उस पे है ये कि क्या ये प्राइमा फेसी केस बनता है या नहीं बनता है। अगर उसको लगता है तो वो कॉग्निजेंस लेगा, नोटिस इशू करेगा जो ऑपोजिट पार्टी है उसको, या फिर पुलिस को डायरेक्ट करेगा कि इसमें हमें स्टेटस रिपोर्ट जो है वो सबमिट करो। तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा रेमेडीज एग्जॉस्ट करनी है। ये जो 200 की कंप्लेंट जो होती है, जो प्राइवेट कंप्लेंट जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ये एज कंपेयर टू 156(3) में जाने से ये इजी प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने SHO का वेट नहीं करना है कि वो FIR रजिस्टर कर रहा है या नहीं, फिर आपने SHO के बाद SSP का वेट नहीं करना है। आप सीधे अपने नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट लेके चले जाए, एंड इवन आप ओरली भी जाके वहां पे अपने बयान दे सकते हैं। यही है आपका क्वेश्चन शुभम? यस मैम, तो आपने जो, हाँ मैम, बेसिकली क्वेश्चन तो यही है मेरा, और कुछ है नहीं। ठीक है, तो बेसिकली ये आप जो कह रहे हैं वो कंप्लेंट केस है ना, मतलब कंप्लेंट केस ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल, हम पुलिस डिस्कस केस करें नहीं है। कंप्लेंट का, जो सेक्शन 2D CRPC में बताया गया है कि हमने हाँ। मजिस्ट्रेट के पास फॉर एग्जांपल कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, एंड आप सोच रहे हैं कि अगर मैं, और आपको ये कंफर्म है कि जो पुलिस है दे विल रिफ्यूज टू रजिस्टर एन FIR, then instead of going to the your nearest police station or SSP concern, you directly go before the magistrate, और वहां पे मैजिस्ट्रेट को आपने कन्विंस कर दिया, प्राइमा फेसी केस मेड आउट कर दिया, और मैजिस्ट्रेट कन्विंस होके उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया और नोटिस इशू कर दिया। ये एक कंप्लेंट का प्रोसीजर है मैजिस्ट्रेट तक पहुंचने के लिए। दूसरा जो है, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, पहले SHO, फिर SHO का आपने वेट किया, कोई मतलब मे बी आपने 3-4 दिन वेट किया कि FIR रजिस्टर हुई है या नहीं हुई है। सपोज FIR का कोई पता ही नहीं चल रहा है, फिर आप 154(3) में गए SSP के पास कि मैंने SHO को कंसर्न को बताया था कि क्राइम हुआ है, लेकिन उसने अभी तक मेरी FIR रजिस्टर नहीं की है। देन आप उसका वेट कर रहे हैं कि क्या वो मतलब कंसीडर करता है ये चीज, नहीं। फिर आप मतलब इस प्रोसेस में आपको 10-15 दिन चले जाएंगे। ये प्राइवेट कंप्लेंट होने का यही फायदा है कि आपको SHO और SSP के पास नहीं जाना है। आपने सिंपल एक कंप्लेंट लिखनी है मैजिस्ट्रेट को, अपने नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को, कि ये क्राइम कमिट हुआ है, सो इट्स अ प्राइवेट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 ऑफ CRPC, सो काइंडली टेक द कॉग्निजेंस। तो आपको उसको कन्विंस करना है। तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे। हम आज डिस्कस सिर्फ प्राइवेट कंप्लेंट को करेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट। एक छोटा जी सा क्वेश्चन है मैम, कि अगर मान लेते हैं हमने पहले पुलिस ने FIR करवा लिया, लेकिन पुलिस इज नॉट टेकिंग, रजिस्टर कर लिया लेकिन दे आर नॉट टेकिंग एनी फर्दर एक्शन, या फिर लिख लिया दे आर नॉट टेकिंग फर्दर क्वेश्चन, और हमारा जो है ग्रीवियंस रिड्रेस नहीं हुआ, तो क्या हम FIR करवाने के बाद और साथ साथ हम प्राइवेट कंप्लेंट भी करवा सकते हैं? देखिए, आप एक तो सबसे पहले आप एक ही चीज कर सकते हैं एट अ टाइम। या तो आप 156(3) में जाके आप स्टेटस रिपोर्ट कॉल कर सकते हैं, जो कि कोर्ट में अक्सर होता है, क्योंकि पुलिस FIR रजिस्टर कर लेती है, लेकिन एक्यूज जो है वो खुलेआम घूम रहे होते हैं। आपको अपने केस का स्टेटस नहीं पता चल रहा होता है कि क्या पुलिस एक्शन ले भी रही है या नहीं ले रही है। ऐसे में आप 156(3) CRPC में जाके 200 में नहीं, आप प्राइवेट कंप्लेंट नहीं फाइल करेंगे। पुलिस ने FIR रजिस्टर कर दी, आप 156(3) में जाके यहाँ कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट कॉल कराएंगे, मैजिस्ट्रेट को बोलेंगे कि पुलिस को जो कंसर्न SHO है, जो ऑफिसर इंचार्ज है उस पुलिस स्टेशन का, उसने इस तारीख को ये FIR नंबर जो भी मेंशन होगा, FIR की कॉपी लगाएंगे कि ये FIR की थी, रजिस्टर्ड की थी, लेकिन उसका अभी तक जो है वो स्टेटस कहाँ पहुंचा है, क्योंकि एक्यूज अरेस्ट नहीं हुए, जो भी आपकी स्टोरी होगी, आपने स्टेटस रिपोर्ट कॉल करानी है। फिर मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा उस SHO को 156(3) में कि मुझे स्टेटस रिपोर्ट सबमिट की जाए। उससे आपको आपके केस का कहाँ पहुंचा है, क्या अपडेट हुआ है, कितना स्टेटस क्या चल रहा है अभी केस का, वो पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, मैडम ये लेकिन आप 200 में नहीं मैडम जा ये सकते। ओके मैडम, ये स्टेटस रिपोर्ट वाला कौन सा सेक्शन है? 156(3), देखिए 156(3) CRPC जो है, अगर किसी के पास बेयर एक्ट है इस टाइम, तो अगर आप नहीं तो मैं एक सेकेंड, इस टाइम मेरे पास बेयर एक्ट नहीं है। 156(3) CRPC निकालिए आप प्लीज, यहाँ स्क्रीन में ही देखती हूँ। I have Bayer Act. ओके, प्लीज रीड 156(3) CRPC। Yes, ma'am. It's saying like police officers' power to investigate cognizable cases
And in section 3, in the clause 3, it's saying any magistrate empowered under section 190 may order such an investigation as above mentioned. Yes. So इसमें 156 clause 3 CRPC में जो है, that is, it empowers a magistrate to order police investigation when he himself refrain from issuing process under section 204. Just a second, मेरे को exactly निकालने दीजिए. 156(3) जो है वो जस्ट एक लाइन का है. पुलिस ऑफिसर्स empowered to investigate cognizable offence. Subsection 3, sorry, clause 3, any magistrate empowered under section 190 may order such an investigation as above mentioned. तो यहाँ पे यही है कि आप जैसे कि पहले बात की हमने कि 156(3) में आप मैजिस्ट्रेट को, क्योंकि मैजिस्ट्रेट सिर्फ ये एम्पावर नहीं करता है कि वो पुलिस को डायरेक्ट करे कि एफआईआर क्यों नहीं लगा रहे हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है. मैजिस्ट्रेट के पास यहाँ पे पावर है कि वो स्टेटस रिपोर्ट भी कॉल करा सकता है. मैजिस्ट्रेट के पास यहाँ पे पावर है कि वो पुलिस को डायरेक्ट कर सकता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है री इन्वेस्टिगेशन हो. हालांकि वो बाद में फर्दर अलग सेक्शन है सीआरपीसी की, लेकिन 156 इज नॉट कन्फाइंड फॉर द डायरेक्शन टू द पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर एन एफआईआर अगेंस्ट द एक्यूज्ड, बट अंडर 156(3) सीआरपीसी मैजिस्ट्रेट इवन call for the status report from the officer concerned, right? 156 एक बार पूरा ही पढ़ लेते हैं. 156 जो सेक्शन है सीआरपीसी का, इट सेज पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस. नाउ कॉग्निजेबल केसेस से हमारा मतलब है दोज केसेस व्हिच आर सीरियस इन नेचर, राइट? सब क्लॉज 1 कहता है एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन may without an order of a magistrate investigate any cognizable case which a court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into and try under provision of chapter 13. So cognizable offense है, magistrate के पास वो power आ जाती है. He don't need an order from the magistrate, police officer के पास ये power आ जाती है कि he don't need the order from the magistrate to investigate the matter. वो directly सीधे magistrate के बिना पूछे investigate कर सकता है. Subclause 2 says no proceeding of a police officer in any such case shall at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate. तो बेसिकली ये पावर जो है वो पुलिस ऑफिसर की बहुत ज्यादा है, वाइड है. सबसेक्शन 3 में कहता है, सेक्शन 156 क्लॉज 3 में कहता है एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर 190 में ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन. तो अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं करता है तो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है कि उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए. और ऐसे में अगर उसको रिपोर्ट कॉल करानी है तो वो 156(3) में रिपोर्ट भी कॉल करा सकता है, राइट? यहाँ तक कोई भी डाउट है बच्चे किसी को भी, प्लीज फील फ्री टू आस्क. देन हम 200, क्योंकि आज हम 200 की कंप्लेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम कंप्लेंट जो है 200 की पढ़ेंगे. तो अभी तक कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए. मैंने आई प्लीडर का एक ब्लॉग शेयर किया आपके साथ. यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्होंने एक्सप्लेन की है 200, तो यही पढ़ लेते हैं. उसके बाद मैं 200 की 2 एप्लीकेशंस अपनी शेयर करती हूँ आपके साथ. ओके, यहाँ तक कोई भी डाउट है प्लीज पूछिए, नहीं तो ये पढ़ते हैं, ब्लॉग पढ़ते हैं ये. ओके, सो ये स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को विजिबल रहेगी तो प्लीज मुझे बता दें. ओके, इज इट विजिबल? Yes, ma'am, it's visible. So, ma'am, 156(3) is a kind of a complaint, right? Complaint, simple complaint. And the 200 is a called private complaint. Yes, 200 is generally called in court language, it's a private complaint actually. 156(3) is I would say it is actually a complaint जिसमें आप मैजिस्ट्रेट को कुछ डायरेक्शंस इशू करा सकते हैं. 200 is purely a complaint, a private complaint. So, ma'am, is the same section which called istighasa, something like this? Istighasa. Sorry? It is the same section which means istighasa.
Istighatha. Yes. In Arab, Urdu term we just call it istighatha. It's the same one. Cognizance, I think. No, Cognizance. cognitive is sange. Cognitive means sange. It's not. Istighatha is a complaint, right? ये वर्ड तो मुझे नहीं पता है, ये कौन सी लैंग्वेज में है, ये बता दें, क्योंकि I have never heard this word any. Urdu word, ma'am. Earlier in the basically in some courses still these words are frequently used, like istighatha and tameen. Tamil is, I know it's a Tamil is a summon, service, but istighatha I have never heard. क्योंकि मैं खुद JNK से हूँ, यहाँ तो उर्दू बहुत यूज होती है, बट सो सॉरी, मेरे को istighatha का एग्जैक्टली पता नहीं. Even I'm not very much sure, so that's why I have been confused for this word. Is this the same word? Is this the same section where we use istighatha? Maybe you are not aware, but even I'm confused. Like istighatha is a FIR or istighatha is a complaint? I will let you know, क्योंकि I'm not aware right now, मुझे इसका नहीं पता istighatha का, क्योंकि I have never heard this word. मैंने कभी कोर्ट में भी नहीं सुना ये वर्ड. अब FIR के लिए या फिर कंप्लेंट के लिए, दोनों में से किसी भी चीज के लिए ये वर्ड मुझे कभी नहीं सुनाई दिया. लेकिन फिर भी I will let you know. मेरे पास उर्दू डिक्शनरी भी है, तो मैं देख लूंगी उसमें कि कंप्लेंट और FIR का एग्जैक्टली वर्ड उर्दू क्या है. देन आई विल लेट यू नो. ठीक है, क्योंकि अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ आ रहा है कि istighatha, क्योंकि मैंने खुद नहीं सुना है. तमिल आई नो इट्स अ सर्विस, बट istighatha का नहीं पता है. सो यस, सो ये आई प्लीडर का ब्लॉग है, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, सो दैट वी विल गेट द मोर नॉलेज अबाउट 156 3 CRPC एंड 200 का ये जो डिफरेंशिएशन है, वो इसके बारे में थोड़ा पता चल रहा है. देन आई विल शेयर माई ओन 200 की कंप्लेंट. So it is widely believed that people are frequently denied first information report, which is FIR registration. The Indian legal system gives enough choices that one can use in such instances, but it is quite frequent for people to lack the necessary information to do so. If a person reports a crime and the police refuse to register the FIR for unjustified reasons, the individual may file a complaint with a high ranking officer. Same, पहले your SHO concerned, then SSP. If despite submitting a complaint to the senior police officer, no FIR is lodged, then the informant has a legal right to file a complaint with a judicial magistrate or a metropolitan magistrate under section 156 3 CRPC, requesting that the FIR be registered by police and an investigation into the matter begin, and the magistrate may take cognizance of the same under section 190 CRPC. So first, as per procedure, what you have to do, 154, your SHO concern, then 154 clause 3, your SSP concern, और then अगर वहां नहीं हो रहा है, then magistrate में. अगर आप metropolitan city से नहीं है, then it will be judicial magistrate first class. अगर metro city से है, then it will be metropolitan magistrate. बाकी format same रहेगा, right? एक चीज मैं और बता दूं, मेरी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से मेरी कंप्लेंट डिसमिस हो गई थी 156(3) में, शायद मैंने पहले भी शेयर किया हो. ऐसा मत करिएगा, जब भी आप 150 इसमें जा रहे हैं, कंप्लेंट SHO SSP को जा रहे हैं, तो प्लीज मेंशन इन योर सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर दैट इट्स अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 154 क्लॉज 1. स्पेशली जब आप SSP के पास जा रहे हैं, तो उसमें जरूर अपने सब्जेक्ट मैटर में ये लिखिए कि कंप्लेंट अंडर सेक्शन 154 क्लॉज 3 CRPC. मेरी इस ग्राउंड पे एक जजमेंट को सपोर्ट करके एक जज साहब ने कंप्लेंट डिसमिस कर दी थी कि यू हैव नॉट एग्जॉस्टेड द रेमेडी ऑफ 154(3) बिफोर अप्रोचिंग मी. तो आई सेड कि मैम मैंने 154(3) में एप्लीकेशन डाली है, तो मैंने वो अनेक्स भी की है, बट शी सेड कि नहीं, इसमें आपने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि इट इज अंडर सेक्शन 154 क्लॉज 3. ऑल्दो इट वाज अ वेरी वेग, कोई खास वो ग्राउंड नहीं थी डिसमिस करने की, लेकिन फिर भी आप इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें. Okay. So in this article, the author will examine section. एक मिनट, ये रेमेडी वाला आप क्या कह रहे हैं? That one has to exhaust the remedy. मैडम, जनरली मैंने ऐसे सुना, मतलब पढ़ा था कि when you directly approach सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ पे हायरार्की है, इस वजह से आप कहते हैं कि आप अपना जो लोअर में रेमेडी है वो एग्जॉस्ट कीजिए. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम लोग पढ़ते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट है सेक्शन 19, उसमें भी कहते हैं कि पहले रिप्रेजेंटेशन से आप, और जो रेमेडीज अवेलेबल है डिपार्टमेंट में, उसे एग्जॉस्ट कीजिए एंड देन यू कम टू ट्रिब्यूनल. तो ट्रिब्यूनल में हम लोग जाते भी हैं,
तो उसमें जी एनेक्स करते हैं कि हमने सारे रेमेडीज रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू हमने एग्जॉस्ट कर दिए हैं, एंड देन द अथॉरिटीज जो हैं वो एक्शन नहीं ले रही है, देन वी आर अप्रोचिंग द ट्रिब्यूनल। बेसिकली इस जो यहाँ जो आप जिस रेमेडी की बात करी वो मुझे क्लियर नहीं है, प्लीज ये रेमेडी के बारे में आप क्लियर कर पाएंगे प्लीज? देखिए, देखो बेटा, इसमें रेमेडी हम 200 जो प्राइवेट कंप्लेंट को हम डिस्कस करें उसको 1 मिनट साइड में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बिल्कुल सही बात है, हाई कोर्ट से पिटिशन से डिसमिस हो जाती हैं इस ग्राउंड पे आपने रेमेडी एग्जॉस्ट नहीं की है। क्योंकि अगर हम रेमेडी एग्जॉस्ट नहीं करेंगे जो हमें हमारे प्रोसीजरल लॉ में दी है, तब तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में तो केसेस की मतलब एकदम बर्डन पड़ जाएगा। हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, अगर मतलब एक रिट लगानी है मैंने, तो मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाऊं या फिर सीधे एक मैडम एसएलपी लेके मैं सुप्रीम समझ कोर्ट गया चली। मैडम, ये कंप्लेंट पे कौन कैसे है, और ये पुलिस ऑफिसर जो है या फिर जो मैजिस्ट्रेट है वो आपको कैसे कहते हैं कि काइंडली एग्जॉस्ट द रेमेडी? तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्लीज वो आप थोड़ा क्लियर कर दें। मैं आपको बताती हूँ बेटा, इसमें क्या होता है। देखिए, आपके कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, कौन सा एरिया है, कौन सा स्टेट है? हाँ जी बच्चे, आपका स्टेट कौन सा है और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बिहार, या फिर बिहार मधुबनी, या फिर आपने यूपी वाराणसी मान लीजिए। आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट का वाराणसी, वाराणसी। क्या बनारस, नाम है? बनारस, बनारस। बनारस। बनारस का एग्जांपल लेते हैं। बनारस में क्राइम कमिट होता है, कॉग्निजेबल क्राइम कमिट होता है। एग्जांपल है, मर्डर हो गया किसी का, ठीक है। अब आप वहां पे आपने क्या किया कि बनारस का जो सबसे जहां पे मर्डर कमिट हुआ है उसके पास में जो थाना है, वहां पे गए आप। आपने थानेदार को बोला कि ऐसे ऐसे मर्डर कमिट हुआ है, आप एफआईआर रजिस्टर करिए। एक्यूज नोन में हो नहीं हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आपने इंफॉर्मेशन दी, आपने एसएचओ के पास रेमेडी एग्जॉस्ट की। अब एसएचओ की मर्जी है, वो आपकी एफआईआर रजिस्टर करता है या नहीं करता है, वो एक कंप्लीटली अलग चीज है। आप कुछ तो रिसीविंग लेंगे ही, आपने रिटर्न में दी उसको, सपोज कि ऐसे ऐसे मर्डर कमिट हुआ है, या फिर आप ओरली जाके बोलते हैं कि ऐसे मर्डर कमिट हुआ है, तो एफआईआर रजिस्टर। अगर उसने एफआईआर रजिस्टर कर दी देन इट्स ओके। अगर नहीं रजिस्टर्ड की है देन यू मस्ट हैव एनी डॉक्यूमेंट टू प्रूव दैट यू हैव अप्रोच्ड टू द एसएचओ कंसर्न। ये चीज समझ आई आपको? मैं अगर कोई एप्लीकेशन लेके ही जाऊंगी ना, मुझे पता है कि बीइंग अ लॉ स्टूडेंट और बीइंग अ लॉयर, मैं कभी भी बिना रिटर्न फॉर्म में कोई भी चीज नहीं वो करूंगी। क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये नहीं रेमेडी मतलब अगर ये नहीं एफआईआर रजिस्टर करता है, तो मेरे पास एक प्रूफ तो होना चाहिए ना कि मैं इसके पास आई थी। तो वो प्रूफ कहाँ से आएगा? मैडम आप तो हम ऐसे ये जी भी तो कह सकते हैं ना कि सेक्शन 200 में बेसिकली होता ये है कि व्हाट इज जो कॉग्निजेंस लेते हैं, तो वही वाली बात होगी, प्री कॉग्निजेंस और पोस्ट कॉग्निजेंस वाली। तो सेक्शन हम्म 156 3 जो आप कह रहे हैं वो एक प्री कॉग्निजेंस स्टेट है, जिसमें मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं। तो बेसिकली ऐसा भी होता है कि आपने हमने जैसे प्राइवेट कंप्लेन किया और पता चला कि जो केस है या प्राइमा हम्म फेसी लगता है इट इज कॉग्निजेबल, और कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो जो हम्म मैजिस्ट्रेट होते हैं वो कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं और पहले डायरेक्ट करते हैं, यानी 156(3) में हम्म पुलिस ऑफिसर पुलिस को कि यू जस्ट गो एंड कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन, सबमिट अ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173, 173 आई बिलीव 173(2) है। तो उसमें पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है, तो हम्म उसके बाद वो कॉग्निजेंस लेते हैं बेसिकली। तो मेरा कहने का मतलब है कि सेक्शन 200 में हायरार्की वाली या रेमेडी एग्जॉस्ट करने वाला चक्कर कैसे आप हो गया, और वो आपका रिजेक्ट कैसे हो गया, वही मैं सोच रहा था। मेरा 200 का कंप्लेन नहीं था, प्लीज आप इसको करेक्ट करिए बेटे। इसमें मेरा 200 का कंप्लेन नहीं था, मेरा 156 क्लॉज 3, इट्स अ प्री कॉग्निजेंस स्टेज, आई अंडरस्टैंड। लेकिन क्योंकि प्री कॉग्निजेंस स्टेज, लेकिन देयर इज अ हायरार्की ना एज पर सीआरपीसी। फर्स्ट यू हैव टू अप्रोच टू योर एसएचओ, देन एसएसपी, देन ओनली मैजिस्ट्रेट। यू कैन नॉट डायरेक्टली अप्रोच टू योर मैजिस्ट्रेट अंडर 156(3). आप 200 में जा सकते हैं मैजिस्ट्रेट के पास सीधे, लेकिन आप 156(3) में मैजिस्ट्रेट के पास डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं। दिस इज अ प्रोसीजर डिफाइंड इन सीआरपीसी ओनली, जिसमें ये क्लियरली लिखा है, फर्स्ट यू अप्रोच टू योर एसएचओ, देन एसएसपी, देन योर मैजिस्ट्रेट। लेकिन अगर मैं 200 की कंप्लेंट करनी है तो मेरे को ये हायरार्की शो करने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं एसएचओ, अगर मेरे को यही करना था तो मैं 200 में प्राइवेट कंप्लेंट क्यों है वो? 200 की कंप्लेंट का मतलब ही है कि यू डोंट नीड टू अप्रोच टू योर एसएचओ और एसएसपी, यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम, डायरेक्टली अप्रोच योर मैजिस्ट्रेट कंसर्न। वहां पे हायरार्की का कोई इशू ये ही सब नहीं समझ है।
When you approach magistrate, there is no such hierarchy. मैजिस्ट्रेट के केस में हायरार्की का 200 में कुछ नहीं है। 156(3) में अगर मैं आपको फिर वही बोलूंगी, आप प्लीज ये चैप्टर जरूर पढ़ें। इसमें क्लियरली लिखा है कि आपको अगर 156(3) में आप कंप्लेंट लेके जा रहे हो, वो जो आपने बोला कि मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा कि रिपोर्ट लेके आओ कि क्या वेदर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ भी है या नहीं हुआ है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जब एक इंफॉर्मेशन आ रही है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, then you don't need to prove कि cognizable हुआ है या नहीं, और you have to register an FIR as per Lalita Kumari judgment. And there are so many judgments by the Honorable Supreme Court of India. एक settled law है कि जब कोई cognizable offense का information दे रहा है तो it is mandatory for the police officer to register an FIR. और मैजिस्ट्रेट के पास भी जब इंफॉर्मेशन जा रही है कि भाई साहब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उसके पास भी डायरेक्शन के अलावा वैसे कोई चॉइस नहीं है। हालांकि ये बात हो रही है कि मैजिस्ट्रेट कहीं नहीं लगाते हैं। मेरे खुद के बहुत सारे केस है जहां मैजिस्ट्रेट के पास में कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्राइम वो लेके गई कंप्लेंट, बट दे हैव नॉट डायरेक्टेड द पुलिस टू रजिस्टर एन FIR। उन्होंने वही किया, पहले डायरेक्शन दी उसको पुलिस ऑफिसर को कि मुझे स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करो कि क्या ये 202 में इंक्वायरी रिपोर्ट मांगी है उसने, तो वो एक अलग चीज आ गई है। लेकिन अगर मैं 156(3) में बोलूँ तो हायरार्की है, लेकिन अगर 200 में बोलूँ तो मैजिस्ट्रेट के पास जाने की आपकी कोई हायरार्की नहीं। आप सिंपल एक एप्लीकेशन लिखो और आप सीधे मैजिस्ट्रेट के पास चले जाओ। इवन आपके पास ये प्रोविजन है कि आप 200 में एप्लीकेशन भी मत लिखो, आप कंप्लेनेंट एज अ कंप्लेनेंट सीधे मैजिस्ट्रेट के पास जाके बयान दे दो, वो एग्जामिन करेगा, फिर वो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि क्या हाँ ये जो बंदा बोल रहा है ये इसके पास ये क्राइम एक्चुअल में हुआ है या नहीं हुआ है। वो आप विटनेस के सपोर्ट ले सकते हो, आपके पास कोई एविडेंस है उसको दिखा सकते हो। तो उसमें मैजिस्ट्रेट के पास आपको रिटर्न में जाने की भी जरूरत नहीं है, आप ओरली भी वहां पे वो करोगे, वो एग्जामिन करेगा, आपके सिग्नेचर लेगा और उसको सीधे वो नोटिस इशू कर देगा ऑपोजिट पार्टी को टू प्रेजेंट बिफोर हिम। गॉट इट? Yes, sir. ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर थोड़ी बहुत ही हुई होंगी। ठीक है, तो ऐसी कोई हायरार्की 200 में नहीं है। तो इन दिस आर्टिकल अभी हम 200 को ही देखेंगे, 156(3) वाला चैप्टर आप क्लोज रखें क्योंकि वो एक थोड़ा सा एक हायरार्की, वो जो आप कह रहे हैं कि रेमेडी एग्जॉस्ट वाला चैप्टर है, इसमें 200 में ही हम कन्फाइन करते हैं अपने आप को। So in this article, the author will examine section 200 CRPC, which will deal with further proceeding when the magistrate will take cognizance of an offence on the complaint or the condition under which the magistrate will take account of the offence. So significance of complaint proceeding made to judicial magistrate, जो मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ आपको क्लियर बता दूं कि उसमें मैंने 200 की कंप्लेंट नहीं डाली थी, उसमें मैंने 156(3) में डाली थी। तो वो जो जज साहिबा थी उन्होंने मेरे को ऑर्डर ये दिया कि मैडम आपने 156(3) में कंप्लेंट डालने से पहले आपने 154(3) में आना चाहिए था SSP को। तो मैंने कहा कि मैडम मैंने अनेक्स्चर के तौर पे वो एप्लीकेशन भी लगाई है, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उस एप्लीकेशन में ये मेंशन नहीं किया था कि ये 154(3) में एप्लीकेशन है। तो उन्होंने इस ग्राउंड पे डिसमिस कर दी कि यू हैव नॉट एग्जॉस्टेड द रेमेडी विच इज गिवन अंडर CRPC। देन आई अगेन अप्रोच टू द, मैंने स्टार्टिंग से SHO देन SSP देन मैजिस्ट्रेट के पास फिर से एप्लीकेशन फाइल की। ठीक है, so the significance of complaint proceeding made to judicial magistrate, everyday court experience indicate that many of the accusations are unfounded and these complaints must be handled cautiously from the start. ये रहने दीजिए। Okay, ये पढ़ ही लेते हैं। Everyday court experience indicate that many of the accusations are unfounded and these complaints must be handled cautiously from the start. Furthermore, complaints that lack appropriate proof should be submitted for additional review so that only in true situations may the accused individual be summoned to court. It is critical to remember that an order calling a person to appear in the court of law for criminal accusation carries significant implication and has the potential to deprive an accused person of his or her liberty, which is regarded as valuable in our republic. So 200 में जब आप कंप्लेंट लेके जाते हैं और मजिस्ट्रेट को आप ये कन्विंस कर देते हैं कि एक्चुअल में प्राइमा फेसी ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वो सबसे पहले जो करेगा वो कोई पुलिस को डायरेक्ट नहीं करेगा कि FIR रजिस्टर करो, वो उस ऑपोजिट जो एक्यूज्ड पर्सन है जिन्होंने अपने एक्यूज्ड बनाया है अपनी कंप्लेंट में, उसको नोटिस इशू करेगा टू प्रेजेंट बिफोर हिम, और वो भी अपना पक्ष जो है कोर्ट में आके रखे।
Such an order should not be issued unless authorized by law. Section 200 to Section 203 have been adopted with this goal in mind, and their major purpose is to be able to discern real instances from fake ones and to root them out at the beginning without calling on the person against whom the complaint is filed. The magistrate's weeding out operation under Section 200 to 203 is wholly and only applicable to situations where cognizance is taken on a complaint. For obvious reasons, such a unique procedure or practice is not required when cognizance is based on a police report. तो पुलिस अगर पुलिस की तरफ से एक रिपोर्ट आ रही है तो वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है. Judicial magistrate's complaint proceeding. When an effort is made to file a complaint under Section 154 or Section 155 of CRPC, the police may merely record an FIR if an offence is cognizable in character is revealed. If a police decline to file an FIR, a complaint can be filed with the SP, that is Superintendent of Police, or Commissioner of Police. ये कुछ states में अलग-अलग system रहता है. Who can then investigate themselves or instruct an officer subordinate to them to do so. जिसे हम IO कहते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहते हैं. उनको भी कभी-कभी SHO जो होते हैं या SP जो होते हैं वो IO को थमा देते हैं कि तुम इस केस का इन्वेस्टिगेट करो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. However, if no inquiry is done by SP or CP or requested to be conducted by the subordinate officer, then the informant or complainant may approach to the judicial magistrate of first class, who has authority over the police station where the first attempt to submit an FIR was made. तो आपका तीसरा जो आपको रास्ता मिल जाता है, that is to approach to your first class judicial magistrate. Now, this above mentioned remedy is accessible to the informant under Section 156(3) CRPC. To avail of it, the complainant must file an application with the judicial magistrate first class court detailing the relevant circumstances that constitute an offence of cognizable character. It is important to note that application under 156(3) must also be accompanied by copy of complaint made by informant first before the concerned police station and then before the SP or CP to demonstrate that the informant exhausted their local remedy before approaching the court of law. तो ये जैसे शुभम आप पूछ रहे थे, इसमें आपको एज एन अनेक्चर ये लगानी पड़ेगी. मेरी भी कंप्लेन इसी ग्राउंड पे डिसमिस हुई थी क्योंकि मैंने इनफैक्ट लगाया था बट आई हैव नॉट मेंशन 154(3) CRPC एप्लीकेशन, राइट. तो आपको एज एन अनेक्चर टू प्रूव दैट यू हैव एग्जॉस्टेड द रेमेडी बिफोर अप्रोचिंग टू योर मैजिस्ट्रेट, आप SHO के पास भी गए हैं अपनी ग्रीवेंस लेके, आप SSP के पास भी गए हैं, लेकिन दोनों ने आपको रिफ्यूज कर दिया. तो अब मैजिस्ट्रेट को ये सपना तो नहीं आएगा या फिर वो CCTV फुटेज तो नहीं निकलवाएगा कि आप वहां जा रहे हैं या नहीं. तो ये एप्लीकेशन जो है दैट इज अ प्रूफ दैट यू हैव अप्रोच्ड टू योर SHO एंड SSP बोथ, राइट. तो यू हैव टू annex both these applications. Following the facts and circumstances of each case, the judicial magistrate reviews the application or complaint after receiving one from under Section 156(3) CRPC to determine whether the facts stated therein constitute an offence of cognizable nature and whether the filing of a FIR is necessary. After reviewing the content of application or complaint, if the magistrate believes that the fact mentioned in the application or complaint constitute a cognizable offence, he will direct the concerned police station to register an FIR, conduct an investigation and submit a report as required by Section 173 CRPC. तो जैसे CRPC में प्रोसीजर है, डायरेक्शन गई है पुलिस स्टेशन को कि FIR रजिस्टर करो और इन्वेस्टिगेट स्टार्ट करो. आफ्टर इन्वेस्टिगेशन मुझे 173 CRPC में रिपोर्ट सबमिट करो. अब ये रिपोर्ट जो बात हो रही है वो फाइनल रिपोर्ट की बात हो रही है, जिसे हम चालान भी कहते हैं, चार्जशीट, ठीक है. जो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पुलिस 173 में कोर्ट में पेश करती है, दैट इज अ चार्जशीट. वो 173 में सबमिट करनी होती है. Examination of the complainant before procedural issues. The examination of the complaint is the first step in strengthening the whole proceeding. Before initiating the procedure, the complaint must be thoroughly reviewed. Only after this examination, Chapter 16 will come into action. This examination confirms the complainant's locus standi. The magistrate will also determine whether the complaint falls within the exclusion set of Section 195 to 199. When a prima facie case is established in the inquiry,
द मैजिस्ट्रेट में इशू द प्रोसेस विदाउट फर्दर डिले। अब ये 200 की बात हो रही है यहाँ पे। प्राइमा फेसी आपने मैजिस्ट्रेट के पास गए, आपने प्राइमा फेसी उसको ये बता दिया कि यस कॉग्निजेबल ऑफेंस एस्टैब्लिश होता है, तो अब वो इशू करेगा प्रोसेस, ठीक है, नोटिस। दिस प्रोसीजर ऑफ एनालाइजिंग द कंप्लेंट मस्ट बी कैरिड आउट बाय मैजिस्ट्रेट हिमसेल्फ, not by the advocate. Nevertheless, the relevant counsel may assist in the process. Section 190 of CRPC establishes the requirement for magistrate to take cognizance of an offence. अब ये 190 जो डील करता है, that establish the requirement while taking the cognizance. The magistrate may take cognizance in this clause in the following circumstances. Now these are the circumstances जिसमें magistrate can take cognizance. Number 1, following the receipt of the police complaint. अब पुलिस के थ्रू कंप्लेंट आई है, इसमें कॉग्निजेंस ले सकता है। फॉलोइंग रिसिप्ट ऑफ चार्जेस ऑफ फैक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। नंबर 3, अपॉन ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सोर्स अदर देन पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज नॉलेज दैट सच एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। खुद ही उसको पता चल गया या किसी सोर्स ने बताया कि ऐसे ऐसे कोई क्राइम कमिट हुआ है। Number 4, the CJM, that is Chief Judicial Magistrate, may delegate authority to any magistrate of second class to take cognizance of an offence for which he is competent to conduct an inquiry or trial. तो चौथा ये प्रोसेस है कि CJM जो होता है उसको उसके पास क्योंकि पावर ऑफ डेलीगेशन होती है। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज ऑल्सो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, लेकिन ही इज अ चीफ मैजिस्ट्रेट जितने भी होते हैं उनके फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उनको डेलीगेट कर सकता है केस। So before issuing a process, the magistrate might analyze thoroughly, evaluate the complaint. Now this is the examination of complaint जो 200 में होती है, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। यस, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? Okay. So examination of the complainant. The examination of the complainant is addressed under section 200 of CRPC. अब जैसे हम कहते हैं कि दोस्त करनी है, प्राइवेट कंप्लेन करनी है, तो एग्जामिनेशन होता है दोस्तों कंप्लेनेंट का। आप अपनी क्लाइंट के बिहाफ पे गए, क्लाइंट को भी लेके गए, 200 में उसका एग्जामिनेशन, उसको एग्जामिन किया जाएगा कि क्या हुआ, पूरी कहानी सुनी जाएगी, क्या हुआ, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह जो भी। After taking cognizance of an offence, the magistrate must question the complainant and any witness present. अब वो सवाल जवाब पूछेगा, कितने बजे तुम कहाँ थे, वगैरह वगैरह जो भी रहेगा। और विटनेस अगर उसकी सपोर्ट में है तो विटनेस भी उसको सवाल जवाब पूछेगा, विटनेसेस को भी, उनको भी एग्जामिन किया जाएगा। दिस एग्जामिनेशन मस्ट बी कंडक्टेड अंडर एन ओथ। अब ये सारी जो है वो सारी बाद में सिग्नेचर होंगी उसकी, अंडर ओथ होती है ये एग्जामिनेशन। बाद में सारी एग्जामिनेशन जो भी उसने बोला है वो उसको पढ़ाया जाएगा, जैसे कंप्लेनेंट से जो भी क्वेश्चन आंसर हुए हैं वो सब उसको पढ़ाए जाएंगे कि ये देखो ये तुमने अभी तक बताया है कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब उसको पढ़ाए जाएंगे और उसके सिग्नेचर लिए जाएंगे, जिसमें लास्ट में मैजिस्ट्रेट खुद भी साइन करता है। The magistrate is also required to record any pertinent information discovered during the examination. The substance such of an examination should be provided in writing and signed by the complainant and witnesses. The magistrate is not required to perform this examination when, number 1, if the complaint is brought by the public servant acting or appearing to act in the performance of his official responsibility of the by the court. अब इस चीज का क्या मतलब है? Suppose you are a तहसीलदार and as a public servant आप उस टाइम एज अ तहसीलदार ही काम कर रहे हैं, आप अपने बिहाफ पे कंप्लेंट लेके मैजिस्ट्रेट के पास गए, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे कोर्ट में गए हैं, वहां पे आपको एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट्स एन ऑफिशियल कंप्लेंट। नंबर 2, if the magistrate refer the case to another magistrate for investigation or trial under 192 CRPC. Suppose you are a CJM, Chief Judicial Magistrate, and आपके पास कंप्लेंट आई और आपने पहले एग्जामिन किया कंप्लेनेंट को, विटनेसेस को, आपने कॉग्निजेंस ले लिया। अब आपने क्या किया, आपने कहा कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत बर्डन है, आपने अपनी ये जो कंप्लेंट है वो किसी और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को 192 में ट्रांसफर कर। अब वापस वहां जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जिसके पास ट्रांसफर की है
वापस वो आपको फिर से एग्जामिन नहीं करेगा, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, ये चीज प्लीज समझ आइए, ये क्लियर हुआ है? मैम ये फर्स्ट वाला एक बार वापस एक्सप्लेन करेंगे प्लीज, पब्लिक जी सर्वेंट का क्या बताया आपने? जी, देखिए दो केसेस में मजिस्ट्रेट को एग्जामिनेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती, यानी कि पूछताछ। Number one, if the complaint is brought by public servant acting or appearing to act in the performance of his official responsibility or by the court. Suppose you are working as a tehsildar in your tehsil, you are an officer. आपने वहां पे एज अ पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए कोई कंप्लेंट जो है वो फाइल की है। ऐसे में वो जो आपकी कंप्लेंट है वो एक ऑफिशियल कंप्लेंट है, उसमें आपको एग्जामिन नहीं किया जाएगा। कंप्लेंट तुम कहाँ थे, तुमने कहीं देखा, ये वो आपके सिग्नेचर वगैरह नहीं होंगे। आपने एक कंप्लेंट दायर की है, उस पर एक्शन लिया जाएगा, उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। उसमें आपको एग्जामिन नहीं किया जाएगा, आपसे पूछताछ नहीं की जाएगी कि आप विटनेस लाओ, हम कैसे मान ले वगैरह वगैरह, बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग एज अ पब्लिक सर्वेंट दैट टाइम, और आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के पर ये कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। गॉट इट? Yes ma'am, so ma'am priority will be given to the public servant in such case. बिल्कुल, when he is working as an official, when he is in official duty, ऐसा नहीं है कि वो ऑफिशियल परफॉर्मेंस नहीं है, एक नॉर्मल है। सपोज उसको सस्पेंड किया गया है कुछ टाइम के लिए और वो तब कंप्लेंट लेके जा रहा है, नहीं। जब वो अपनी ड्यूटी पे है, एज अ पब्लिक सर्वेंट वर्क कर रहा है, उस तारीख में, उस टाइम में आपको एग्जामिन नहीं किया जाएगा। ठीक है? ठीक है मैम, डिस्चार्जिंग ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। 156(3) ये वाला पढ़ते हैं। प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन कंप्लेंट इज फाइल्ड। नाउ यू आर एन एडवोकेट और आपने कंप्लेंट फाइल की है 200 में। अब आपका प्रोसीजर क्या रहेगा जब आप कोर्ट में जाते हैं? सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी रिक्वायर्स द मैजिस्ट्रेट टू हियर अ केस and question the complainant and any witnesses present under oath for a sufficient amount of time to satisfy himself. You as an advocate, आपके पास आपका क्लाइंट है, आप क्लाइंट को और उनके साथ जो विटनेसेस हैं, आपने अपनी कंप्लेंट बनाई, आप उनको लेके चले गए। ये आ गया कि आप रिटर्न में कंप्लेंट लेके गए, जो हम सीख रहे हैं ड्राफ्टिंग, जो आपने कंप्लेंट बना के लेनी है। सपोज एक अनपढ़ व्यक्ति है, उसको ये भी नहीं पता था वकील के पास जाना है, तो वो सीधे क्या मजिस्ट्रेट के पास चला गया और उसने कहा कि ऐसे ऐसे उसके साथ क्राइम कमिट हुआ है। उससे पूछताछ की, उसके पास ना कोई वकील है ना कुछ है, उससे पूछताछ की। उसने मजिस्ट्रेट ने ये पूछा कि तुम जो बोल रहे हो उसके तुम कोई साक्षी लाए हो, कोई विटनेस है तुम्हारे पास? तो वो अपने दो दोस्त वगैरह जो भी है लेके चला गया और उसने कहा ये दो विटनेस है, ये इनके साथ, इन्होंने भी सब देखा है। ऐसे में वो अपने आप को पूरा सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे वो एग्जामिन करेगा, उनकी स्टेटमेंट लेगा और वो स्टेटमेंट स्टेनो जो साइड में बैठे होते हैं वो रिकॉर्ड करेंगे, पूरी लिखेंगे और बाद में उनको पढ़ के सुनाएंगे कि देखो भाई तुमसे ये पूछा गया और तुमने इसके ये जवाब दिए, ये सही है या नहीं है। अंडर ओथ होगा सब। ठीक है? दूसरे केस में आप एज एन एडवोकेट प्रॉपर ड्राफ्ट करके लेके गए हो 200 की कंप्लेंट, उसमें आपने नंबर ऑफ विटनेस लिखे हैं, लिस्ट ऑफ विटनेस, नेम ऑफ विटनेस, सब कुछ लिखा है। वहां पे भी आपको अपनी दलील तो रखनी पड़ेगी, आपको आर्ग्यू तो मजिस्ट्रेट के पास करना पड़ेगा ना, सामने प्लीड करना पड़ेगा कि ये क्राइम कमिट हुआ, उस तारीख को हुआ, इसके साथ हुआ, ये विटनेसेस हैं, इन्होंने भी देखा वगैरह वगैरह। तो मजिस्ट्रेट अपना पूरा सफिशिएंट टाइम लेगा और अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि क्या ये जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है। Now the object of this is to determine if the accusation present a prima facie case for the magistrate to issue process under 204 of the CRPC। क्योंकि उसको अब क्या करना है, अगर उसको लगता है प्राइमा फेसी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, उसका सबसे पहले काम होगा वो इशू करेगा प्रोसेस नोटिस, इशू करेगा। वो जो लिस्ट ऑफ एक्यूज जो आपने जिनको एक्यूज बनाया है, उनको एक्यूज को नोटिस इशू करेगा कि तुम इस तारीख को कोर्ट में आओ, तुम्हारे खिलाफ ये कंप्लेंट हुई है, मुझे आके यहाँ पे अपना स्टेटमेंट दो। If the witnesses are present on the date the complaint is filed, their statement should also be recorded under this provision। आप एज अ लॉयर गए, आपने अपना कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके रखा है, आपने विटनेसेस भी लेके गए हैं, तो मजिस्ट्रेट उनसे भी उसी दिन सवाल जवाब कर लेंगे और उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है? अब आप एज अ काउंसिल गए हैं, तो मजिस्ट्रेट के पास 3 अल्टरनेटिव हैं आफ्टर रिकॉर्डिंग द कंप्लेनेंट एंड विटनेस टेस्टिमोनीज एंड एविडेंसेस अंडर सेक्शन 200। You have filed a complaint under section 200 CRPC जिसकी हम बात कर रहे हैं।
आपने कोई एसएचओ एसएसपी के पास नहीं गए हो, आप सीधे मजिस्ट्रेट के पास चले गए हो, अपनी कंप्लेंट लेके गए हो, अपने विटनेसेस को लेके गए हो। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये विजिबल नहीं है आप लोगों को अभी? नहीं मैम, अभी विजिबल नहीं है। बैटरी का वो हो गया। जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक ये नहीं चल रहा है, बट लेट मी ट्राई। इसमें बैटरी का इशू हो गया है, बट अल्टीमेटली यही है कि जो 200 में 3 अल्टरनेटिव होते हैं। सबसे पहले तो इशू करेगा प्रोसेस, ठीक है? अगर आप में से किसी ने ये आर्टिकल खोला है तो प्लीज आप मुझे बताएं, पहला अल्टरनेटिव क्या बताया इन्होंने? ओके, इज इट विजिबल? Yes ma'am. Okay ma'am, so okay, you are going to show it. ओके, सो वो फर्स्ट ये पढ़ लेते हैं, देन एग्जामिनेशन। सो मैजिस्ट्रेट इज नॉट रिक्वायर्ड वेयर वी वर, कहाँ थे हम? हाँ, यहाँ पे तो ही हैज 3 अल्टरनेटिव। अब आपकी कंप्लेनेंट जो है उसको रिकॉर्ड किया उसका स्टेटमेंट। हालांकि जब आप रिटर्न में कंप्लेन देते हैं तो आप उसमें स्टेटमेंट भी उसकी एफिडेविट के साथ ऑन ओथ रिकॉर्ड करके उसमें लिखा होता है। तो उसमें ये नहीं होता है कि बारी बारी, जैसे आपने भी रिटर्न में लिखा है उसका कंप्लेंट का पूरा स्टेटमेंट, कंप्लेनेंट का, विटनेसेस का भी, उनकी ओथ भी ली है, उनकी एफिडेविट भी प्रॉपर आपने अटैच किए हैं, तो मैजिस्ट्रेट फिर से करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? सुनेगा वो आपको कि मैटर क्या है, लेकिन ये नहीं है कि पूरा फिर से स्टेटमेंट उसका रिकॉर्ड करके साइन होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने अंडर ओथ उसके के साथ दे दिए। तो पहला जो ऑप्शन है उसके टेस्टिमनी के बाद और एविडेंस के बाद, 200 की कंप्लेंट के बाद क्या करेगा? नंबर 1, he may issue a process under 204 CRPC if a prima facie case is established and the potential accused resides within the magistrate local jurisdiction। पहले तो वो नोटिस इशू करेगा, प्राइमा फेसी क्राइम अगर इस्टेब्लिश हो जाता है, और एक्यूज को नोटिस इशू करके बोलेगा कि मेरे इस तारीख को जो भी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है यहाँ पे पेश होना है तुम लोगों को, समन इशू करेगा, ठीक है? नंबर 2, सॉरी, नोटिस इशू करेगा। नंबर 2, ही में डिसमिस द कंप्लेंट अंडर 203 if no prima facie crime is shown and no reasonable foundation for prosecution exists। दूसरे में वो सेटिस्फाई आप नहीं कर पाए, उसको कन्विंस नहीं कर पाए कि एक्चुअल में कोई क्राइम कमिट हुआ है, और उसने डिसमिस कर दी 203 में, क्योंकि वो कह रहा है कि कोई क्राइम ही नहीं बनता है। ये दूसरा उसके पास ऑप्शन है एज अ मैजिस्ट्रेट। तीसरा उसके पास ऑप्शन है, ही में पोस्टपोन द इशुएंस ऑफ प्रोसेस awaiting further inquiry by himself or investigation by police or any other person as he think appropriate under 202 CRPC। ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मैजिस्ट्रेट इमीडिएटली, देखिए तब तो हर कोई कंप्लेंट लेके चला जाए और 2 मिनट में किसी अच्छे खासे बंदे को क्रिमिनल बना दे, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है मैजिस्ट्रेट के लिए अ, ये वो करना कि क्या क्राइम एक्चुअल में हुआ, जब तक कि सॉलिड एविडेंस ना हो, ठीक है? तो वो क्या करता है कि वो 202 में इंक्वायरी कर देता है। 202 की जो इंक्वायरी होती है वो सबसे ज्यादा मैजिस्ट्रेट्स को देखने को मिलते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। वो पोस्टपोन कर देता है नोटिस इशू करना
और पुलिस को बोलता है कि इन्वेस्टिगेट करके मुझे बताओ कि ये जो आदमी बोल रहा है क्या ये सच है, क्या क्राइम एक्चुअल में कमिट हुआ है या नहीं, या तो वो खुद मैम इंक्वायरी कराएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है मैम, जब मैजिस्ट्रेट 202 में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन देती है, हम्म तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि तो क्या जो पुलिस है वो सेक्शन 173 के अंदर रिपोर्ट सबमिट करेगा? नहीं, वो चार्जशीट नहीं होती। 173 की जो रिपोर्ट होती है दैट इज अ फाइनल रिपोर्ट, दैट इज अ चार्जशीट जो इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रॉपर जो होता है वो चार्जशीट में नहीं आती है, दैट इज अ स्टेटस रिपोर्ट। देखिए ओके मैं मैम, अपना ही तो वही केस। मैम वही पूछ रहा हूँ कि जब मैजिस्ट्रेट ने आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस हम्म कॉग्निजेंस एक दफा ले लिया 200 हम्म में, अक्यूज मतलब क्या कहते हैं कंप्लेनेंट और विटनेस का एग्जामिनेशन ले लिया अंडर ओथ, उसके बाद उसको लगता है कि नो वी नीड या प्रोसेस को पोस्टपोन करते, इशुएंस ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन करते 202 में, तो मेरा हम्म। क्वेश्चन है कि क्या जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस के थ्रू वो करवाएंगे या डायरेक्शन देंगे या फिर खुद इंक्वायरी करेंगे? दोनों दो दो आपने अब जैसे बताया कि इधर ही कैन डू हिमसेल्फ एन इंक्वायरी और ही कैन इन्वेस्टिगेट सेंड पुलिस, हम्म तो जो पुलिस जो हम्म। इन्वेस्टिगेशन करके देगी वो उसको वो रिपोर्ट तैयार जो भी करेगी पुलिस, तो 173 के अंदर देगी पुलिस मैजिस्ट्रेट को? देखिए सबसे पहले तो जब उसने 200 में कॉग्निजेंस ले लिया ना, उसने या तो वो इशू करेगा प्रोसेस, अगर उसने पोस्टपोन किया है ना तो दैट इज नॉट कि वो उसने कॉग्निजेंस नहीं लिया है। आप प्लीज इस चीज को समझिए। मैंने सपोज यू आर अ मजिस्ट्रेट, आपके पास एक कंप्लेनेंट आई और उसने कहा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे क्राइम कमिट हुआ है, विटनेसेस है, लेकिन यू आर नॉट श्योर कि क्या मैं इस पे एक्शन लूं, इसने तो बड़ी सीरियस एलिगेशन लगा दी है। अब आपने अगर 202 की इंक्वायरी के लिए कहा है, आपने इस टाइम कॉग्निजेंस नहीं ली है, या तो आपने कॉग्निजेंस तब लिया होता है जब आपने अक्यूज्ड को बोल दिया कि हाँ भाई ये नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है, मैंने कॉग्निजेंस ले लिया, तुमको इस तारीख में पेश होकर अपना बयान अपने वो करने हैं, जो भी जवाब देना है। 202 में जब मैं इंक्वायरी बिठा रही हूँ एज एन मजिस्ट्रेट, या फिर मैं पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने को कह रही हूँ, तो मैं कॉग्निजेंस मैंने प्री कॉग्निजेंस स्टेज है, अभी वो पोस्ट कॉग्निजेंस नहीं है। वहां पे जो 173 की रिपोर्ट सबमिट नहीं होगी, 173 की रिपोर्ट सबमिट होती है दैट इज अ चार्जशीट, और वो चार्जशीट सबमिट होती है आफ्टर कॉग्निजेंस। सो मैम मैम यहाँ पे इंक्वायरी चल रही है क्यों? इंक्वायरी या तो मैजिस्ट्रेट खुद करेगा, फर्दर इंक्वायरी ऐसा नहीं है कि वो खुद ही शुरू कर देगा, ऑफ कोर्स ही विल टेक द हेल्प ऑफ पुलिस ओनली। So ma'am, this is the side of a magistrate. Inquiry is getting done. मैम You're not audible, ma'am. मैम बेसिकली मेरा क्वेश्चन यही था कि जब 202 में जब पुलिस को मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगी कि जस्ट यू गो एंड कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन एंड सबमिट, तो एक मुझे रिपोर्ट करो, तो वही कह रहा हूँ कि पुलिस जो है वो कौन से सेक्शन के अंदर पुलिस वो रिपोर्ट सबमिट करेगी मैजिस्ट्रेट को? क्या वो सेक्शन 173 के अंदर होगा या किसी और सेक्शन के अंदर होगा? हेलो मैम, एम आई ऑडिबल? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, you are audible, Shubham, but I think madam's battery has died. आ गई मैडम। You're not audible, ma'am. नाइडर विजुअल। No, you are not audible. आपकी आवाज नहीं आ रही, मैम।
Ma'am, in case you cut the call, just before you just save the recording, so in case. नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी, नहीं आ रही। वीडियो आ रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही है।